हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब। ग्लोब में हम देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर लाइंस क्या होती है और ग्लोब क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये उत्तर व दक्षिण पर ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, थोड़ी चौड़ी है। हमने देखा था कि पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, इसका आकार थोड़ा भू आब है, भू आब जियोइड आकृति, ठीक है। इसका आकार भू आब है और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कैसी दिखती है? जी, भू आब दिखती है। इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप एक ग्लोब देख सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसको अगर हम छोटा करके देखें तो वो ग्लोब में देख सकते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते क्योंकि वो बड़े होते हैं। पॉकेट में रखने योग्य जो ग्लोब होते हैं या फिर एक गुब्बारे जैसे भी ग्लोब होते हैं, उनमें हवा भर के हम उनको कहीं भी ले जा सकते हैं और हवा निकाल के कभी भी रख सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, उन्हें उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीपों, महासागरों का सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब पर उनको सही आकार में तो दिखाया जाता है, परंतु सही वो उनका असली आकार नहीं होता। असली आकार उनका बहुत बड़ा होता है। ये देखो, ये ग्लोब है और इसको, ये वाली सुई है ना, इसके ऊपर ये पृथ्वी बंधी हुई होती है और इसके अनुसार हम इसको घुमा सकते हैं। इसी कारण ये पूरा पृथ्वी का असली रूप होता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे गोले पे किसी भी बिंदु का या किसी भी जगह का वर्णन नहीं कर सकते। अब ये प्रश्न उठता है कि इनमें से किस स्थान पर कैसे स्थिति बताई जाए। हम देखते हैं कि एक सुई ग्लोब पर झुकी हुई अवस्था में स्थित है, इसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर ये गुजरती है उसे उत्तर या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये जो सुई है ये हमें दिखाई दे रही है, इस यहाँ से होके गुजरती है, ठीक है। और इसे कहा जाता है अक्ष। ये एक काल्पनिक रेखा है, वैसे असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये है और ये है, इसमें ये तो है उत्तरी ध्रुव क्योंकि ये पृथ्वी के उत्तर में स्थित है, और ये है दक्षिणी ध्रुव क्योंकि पृथ्वी के दक्षिण में स्थित है। इन्हें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। हम उस ग्लोब को ऐसे घुमाते हैं। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में अंतर है। पृथ्वी पर वास्तविक ऐसी कोई सुई नहीं होती। हमने भी बताया कि ये एक काल्पनिक रेखा है। हमारी पृथ्वी पर जगहों का पता लगाने के लिए हमने इसको खींचा है और इसी कारण पृथ्वी को हम घुमा सकते हैं। ये काल्पनिक रेखा है। एक और काल्पनिक रेखा भी है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ऐसे हमारी पृथ्वी है। हमने देखा कि ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और यहाँ से एक लाइन जाती है, इसे 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। ये पृथ्वी को पूरे दो हिस्सों में बांटती है। उतनी बड़ी पृथ्वी इधर है, उतनी बड़ी पृथ्वी इधर है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। और यहाँ से हमारी विषुवत लाइन जा रही है। यहाँ पे पृथ्वी थोड़ी टेढ़ी दिखाई गई है। इसमें जो यहाँ से भूमध्य रेखा जाती है, इसमें इस भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी ध्रुव। और इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों बराबर आधे आधे होते हैं, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ऐसे गोलाकार पृथ्वी है, इसमें बिल्कुल आधे आधे भाग में होगा ये। अभी हम आपको दिखाते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ये देखिए, इसमें ये तो है एक काल्पनिक रेखा, हमारा अक्ष, जिसके सारे पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है। और ये है दक्षिणी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव, और ये भूमध्य रेखा इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। देखिए, दिख रहा है ना, बिल्कुल आधा आधा, थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं है। और इसी कारण उत्तरी ध्रुव होता है जिसमें वो तो उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तर में है। आधा उत्तर, आधा आधा भाग है जो वो तो उत्तरी गोलार्ध, और आधा नीचे वाला भाग है वो है दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार ये लाइंस होती हैं, ठीक है। और
ये दोनों बराबर आधे आधे भाग होते हैं बिल्कुल। इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी की एक काल्पनिक व्रत बनाती है। ये जो हमारी विषुवत रेखा है ना, ये भी काल्पनिक है, ऐसी स्थल में कोई लाइन नहीं होती। एवं पृथ्वी के विभिन्न स्थानों की स्थिति बताते हुए महत्व बिंदु संदर्भ बिंदु है। अगर हमें किसी जगह का पता लगाना हो ना, तो इसी से पता लगाया जाता है। ये बहुत मुख्य बिंदु है। विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अंश क्या होते हैं? कोण। ठीक है, इनको कोण में मापा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, इसमें यह है 0 डिग्री लाइन, और यहाँ से कुछ ऐसे कोण बन रहा है 23 डिग्री का, तो यहाँ पे हम 23 डिग्री की लाइन बनाएंगे, यहाँ पे 60 डिग्री की। इस तरह अलग अलग कोण की अलग अलग लाइनें होती है जो ध्रुवों तक होती है। ठीक है, विषुवत व्रत शून्य अंश को दर्शाती है। ये 0 डिग्री लाइन होती है विषुवत व्रत। चूंकि विषुवत व्रत से दोनों ध्रुवों की दूरी पृथ्वी के मापे हुए व्रत का 1/4 है। जो ध्रुवों की दूरी है ना, वो 90 डिग्री अक्षांश पर है ये ध्रुव लोग। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री की लाइन बनती है, इनको 90 डिग्री आता है। इसका माप होगा 90 अंश, यानी कि 90 डिग्री। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश को, यानी कि इधर हम जो लाइन बनाएंगे उसके 90 अंश जो बनेगा वो तो होगा उत्तरी अक्षांश, वो उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। और जो नीचे बनेगा वो होगा दक्षिणी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल। इस तरह ये दोनों बनते हैं। अभी हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? हमने विषुवत व्रत के बारे में पढ़ा, और ऐसे ही हमने देखा कि बहुत सारी अक्षांश रेखाएं होती है जिनको समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी खींची जाती है। और यहाँ हमने देखा उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और इस पूरे हिस्से को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसको पूरे हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इस प्रकार विषुवत व्रत के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। मतलब अभी हमने ऐसी पृथ्वी देखी, इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो यहाँ पे सीधी सीधी लाइंस बनती है उनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और जो दक्षिण में बनती है उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश का मान उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। मतलब हम कोई भी ऐसे लिखते हैं, जैसे 60 डिग्री ये अंश हो गया, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका मतलब क्या हो जाता है? उत्तरी अक्षांश मतलब जब हम पृथ्वी के बारे में सोच रहे होंगे तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश ऊपर होगा यहाँ पे, क्योंकि इधर इधर है उत्तरी उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी अक्षांश यहीं पे होगा। सामान्यतः इसे ऊ से उत्तरी लिखा जाता है और दै से लिखा जाता है दक्षिणी। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है। एक ये दो जगहों के नाम दिए गए हैं, चंद्रपुर और ब्राजील का बेलो होरिजोंटे। ठीक है, ये दोनों 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं। लेकिन हम 20 डिग्री, तो इधर भी 20 डिग्री होगा और इधर भी 20 डिग्री होगा, तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते ना कि कौन से 20 डिग्री हैं। इसलिए इनके नाम के आगे लिखा जाता है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जो बेलो होरिजोंटो है वो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है, और जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, इस तरह इनकी दूरी का पता लगाया जाता है। जैसे जैसे हम विषुवत व्रत से दूर होते जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अक्षांशों का आकार कैसे, इसमें देखते हैं हम। देखिए ये वाली लाइन सबसे बड़ी होगी, ठीक है, और यहाँ से पृथ्वी क्योंकि गोल है तो ये लाइन उसकी तुलना में थोड़ी छोटी होगी, ये उसकी तुलना में, ये तो यहाँ पे बिल्कुल ही छोटी लाइन होगी। देखिए कितना फर्क हो जाएगा इनमें, है ना। इसी तरह अक्षांशों का आकार घटता जाता है, परंतु उनके जो कोण है ना डिग्री में, उनका नंबर बढ़ता जाता है। जैसे पहले 0 डिग्री थी, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 90 डिग्री, 20 डिग्री। इस तरह से उनका आकार तो बढ़ता जाता है, लेकिन उनकी जो चौड़ाई होती है उनमें कमी आती जाती है, उनका आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण समानांतर यानी कि अक्षांश रेखाएं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश दिखा रहा है, रेखाएं देखी है। विषुवत व्रत 0 डिग्री हमारी जो पृथ्वी को बीच से बिल्कुल बांटती है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण में 90 डिग्री, और इसके अतिरिक्त 4 और हैं जो समानांतर रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ 0 डिग्री हो जाएगी, यहाँ 90 डिग्री हो जाएंगे, और यहाँ कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री पे, 23 डिग्री अंश पे ये बनेगी 23.5 डिग्री पे उत्तर की तरफ। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, इसका नाम होगा कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में उतनी ही दूरी पर 23.5 डिग्री पर बनेगी मकर रेखा। उसके बाद विषुवत व्रत के उत्तर में फिर से 66.5 डिग्री पर बनेगा उत्तर ध्रुव व्रत,
और यहाँ पे दक्षिण में बनेगा दक्षिणी ध्रुव व्रत जो 66.5 पर होगा। एक बार हम आपको इनके चित्र दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आपको लैटिट्यूड दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी 0 डिग्री लाइन, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे खींचे जाते हैं। इनका आकार देखिए और इसका आकार देखिए, इस व्रत का कितना बड़ा होगा। और यहाँ से हमारा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ पे हो जाएगी हमारी 23.5 डिग्री लाइन, उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, ठीक है। और यहाँ पे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे हो जाएगी, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। इसको हम बोलेंगे कर्क रेखा। यहाँ पे होगी जो उसको हम बोलेंगे मकर रेखा, वो भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे होगी, और यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे होगी। इस तरह ये कुछ ऐसे दिखाई देती हैं काल्पनिक रेखाएं, ऐसा असल में कुछ नहीं होता, ये हमने बनाई है हमारी सुविधा के लिए। अभी हमने ये सारी लाइंस देखी 66.5 डिग्री। अब हम देखते हैं पृथ्वी पर ताप कटिबंध। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, अभी एक प्रॉब्लम और आएगी हमारे साथ। देखिए, हमने देखा कि ऐसे हम अक्षांश रेखाएं बनाते हैं, और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, मतलब 20 डिग्री इधर वाली साइड 20 डिग्री पे हमारा होगा चंद्रपुर। लेकिन 20 डिग्री तो ये पूरी लाइन 20 डिग्री है, यहाँ पे कहाँ होगा चंद्रपुर? यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। अभी भी उसकी जगह फिक्स नहीं है ना। यहाँ पे भी उसने 20 डिग्री दक्षिण में बेलो होरिजेंटो बोल तो दिया, लेकिन वो यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है ना 20 डिग्री पे। तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे? इसका हम पता लगाएंगे आगे इस चैप्टर में। उससे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी पर ताप कटिबंध की। जो कटिबंध होते हैं ना, वो अक्षांश रेखाओं के ही हेल्प से खींचे जाते हैं, ये बनाए जाते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में दोपहर में एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध कौन सा? हमारी 0 डिग्री लाइन, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ती हैं सीधी, और जब सीधी किरणें पड़ेगी तो सबसे ज्यादा गर्मी होगी, और सबसे ज़्यादा गर्मी होगी तो उष्ण। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्मी, उष्मा होती है सबसे ज़्यादा, तो इसको हम बोलेंगे उष्ण कटिबंध, यानी कि गर्म क्षेत्र। इसका एक अपना अलग नाम है, उष्ण कटिबंध, ठीक है। इसके बाद कर्क और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता, उनके ऊपर कभी भी ऐसे सीधी किरणें नहीं पड़ती, ऐसे तिरछी पड़ती हैं। इस ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। तिरछी कैसे? ऐसे। ऐसा क्यों दिखाया गया है? देखिए, हमारी पृथ्वी है गोल, जब यहाँ किरणें पड़ेगी यहाँ सीधी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, यहाँ पे किरणें पड़ेगी ना तो किरण फैलेगी ऐसे दूर तक, तिरछी पड़ेगी, जैसे यहाँ दिखाया गया है। इतना ज़्यादा एरिया कवर करेगी वो, इतना ज़्यादा। और वहीं जब हम यहाँ पे किरणें पड़ेगी तो वो ऐसे इतना सा एरिया कवर करेगी, वहीं यहाँ पे ध्रुवों की तरफ करेगी इतना ज़्यादा एरिया कवर, तो वहाँ पे गर्मी होगी कुछ कम। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, इसलिए शीतोष्ण की शीत प्लस उष्ण, ना ज्यादा गर्मी और ना ही सर्दी, शीतोष्ण रहता है। यहाँ पे किन किन जगहों की बात की इन्होंने? ये हमारी 0 डिग्री लाइन थी, ये कर्क रेखा थी, मकर रेखा थी, इसको हमने कहा था उष्ण कटिबंध। हमने देखा था ना 66.5 डिग्री पे यहाँ पे उत्तरी ध्रुव व्रत और यहाँ दक्षिणी ध्रुव व्रत होगा। तो इसी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव व्रत को, यानी कि यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव व्रत, यहाँ पे 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव व्रत, तो यहाँ कर्क रेखा से यहाँ पे ये तो हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। इसको यूं पूरा मत मान लेना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा है उष्ण कटिबंध, जबकि कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव व्रत और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव व्रत, इनके बीच होता है शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत तथा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में इनके बीच बहुत ठंड होती है। हम आपको समझाते हैं कैसे, इसमें थोड़ा हार्ड लगेगा पढ़ के, कंफ्यूजिंग होगा। ये 0 डिग्री लाइन, कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव व्रत, मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव व्रत, ठीक है। ये तो हो गई हमारी लाइंस। यहाँ पे हमने देखा उष्ण कटिबंध इतना, ठीक है। यहाँ हमने देखा ये हो जाएगा शीतोष्ण, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। लेकिन दक्षिणी ध्रुव व्रत से ध्रुव की तरफ, यानी कि इतना एरिया, और उत्तरी ध्रुव व्रत से उत्तरी ध्रुव की तरफ, यानी कि इतना एरिया, ये एरिया इनमें पड़ेगी सर्दी बहुत ज़्यादा, और इसलिए इनको कहते हैं शीत कटिबंध, यानी कि सबसे ठंडा।
ये सबसे गर्म और ये सबसे ठंडा, ये सबसे ठंडा और ये सबसे गर्म, और इन दोनों के बीच में मीडियम, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। अब है देशांतर क्या है, ये हमारी वही वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो हमने आपको बताया था कि 20 डिग्री उत्तर में, तो भैया आपने बता दिया। अब ये पूरी लाइन ही उत्तर की है तो यहाँ पे कहाँ मिलेगा, तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे देशांतर। देशांतर भी ये काल्पनिक रेखाएं होती है जो ऐसे खींची जाती हैं लंबी, लेकिन याद रखना ये बात, ये कभी भी ऐसे नहीं खींची जाती सीधी, ठीक है, ये ध्रुवों से कुछ ऐसे खींची जाती है तिरछी। इन लाइंस हमने उनको ऐसे खींचा था सीधा सीधा, ठीक है, लेकिन इन लाइंस को हमने ऐसे खींचा है, ये तो हमारा उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, यहाँ से ऐसे, मतलब हमने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को सेंटर मान के इन लाइंस को खींचा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। ये आ गई ना वही बात, दोनों ही दक्षिणी अक्षांश पर है और है भी 20 डिग्री। 20 डिग्री कहाँ होगा, उनकी सही स्थिति को जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी क्या है। और ये जो हमारी लंबी लाइनें है ना, इनको देशांतरीय रेखा कहा जाता है। मतलब जो हमने ऐसे खींची थी, इनको तो हम कहते थे समानांतर। समानांतर मतलब इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल समान, सभी के बीच का अंतर बिल्कुल समान, तो समानांतर या फिर अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स, इनको हम कहते हैं देशांतर। ये ऐसे खींची जाएगी, ऐसे खींची जाएगी, ऐसे खींची जाएगी, ऐसे। यहाँ आपने देखा, यहाँ पे तो कितना ज्यादा डिस्टेंस था इन दोनों के बीच, यहाँ कम हो गया। इनको बोलते हैं हम याम्योत्तर रेखाएं या फिर देशांतर रेखाएं। उनके बीच की दूरी को अंशों में, इनको भी कोणों में मापा जाता है, जैसे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 20 मिनट, 30 डिग्री, 5 मिनट, 30 डिग्री, 7 मिनट, ऐसे ही मिनट भी होते हैं इसके अंदर। अंशों को मिनट और मिनट को सेकंड में मापा जाता है। ये अर्धवृत्त, इनको हम ऐसे मापते हैं 20 मिनट 3 सेकंड, ठीक है। ये अर्धवृत्त, उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ती और घटती जाती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है जहां देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। अभी हमने आपको बताया कि हम इनकी लाइंस बनाते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है और यहाँ पे जाते जाते देखो बिल्कुल कम हो गई, यहाँ पे तो खत्म ही हो गई, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी जो है वो यहाँ पे आके बिल्कुल कम हो जाती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है। यहाँ पे दूरी देखो कितनी है, और यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मतलब बिल्कुल यहाँ मिल जाते हैं, एक बिंदु बन जाता है यहाँ पे। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामित्रों की लंबाई समान होती है। अक्षांश जो हैं ऐसे होते हैं, इसमें ये सबसे लंबा होता है, ये सबसे छोटा होता है ना। लेकिन इनमें जो ये ऐसे खींच जाती है ना, इनकी लंबाई समान होती है, इसमें कोई छोटी बड़ी नहीं होती, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। इन तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां से ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की गिनती शुरू की जाए। मतलब 0 डिग्री को ग्रीनविच शहर से माना जाए, जहाँ पे उनकी एक वेधशाला है ब्रिटिश की। और जो उस शहर है, मान लीजिए ये पूरा वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पे ग्रीनविच शहर है, यहाँ से होकर जो लाइन गुजरेगी उसे हम कहेंगे प्रमुख याम्योत्तर, ठीक है। और इसका मान है 0 डिग्री देशांतर। जो विषुवत व्रत था उसका नाम था 0 डिग्री अक्षांश था वो, ठीक है। और ये 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। 180 डिग्री पूर्व पश्चिम कैसे, यहाँ से गई है 0 डिग्री लाइन, यहाँ से 180 डिग्री पूर्व, यानी कि इसके पूर्व में होंगे 180 डिग्री, 180 देशांतर होंगे जो पूर्व में होंगे, और 180 होंगे वो पश्चिम में होंगे, ठीक है। इनको हम वर्ड के मैप में समझेंगे, उसमें हम बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। मैं भी दिखा देती हूँ। पहले आप इस चित्र को देखिए, यहाँ से यहाँ से एक लाइन गुजरती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा है यूरोप और यहाँ पे इंग्लैंड है, उनकी वेधशाला है, तो यहाँ से एक लाइन गुजरती है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री लाइन। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। इस मैप में देखिए आप, ये जो लाइन जा रही है ना बिल्कुल बीचों बीच से, इसको ग्रीनविच लाइन या फिर प्रमुख याम्योत्तर बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, प्रमुख याम्योत्तर, ठीक है। ये इससे इधर वाले जो होंगे इसको बोला जाएगा पूर्व,
पूर्वी देशांतर, इधर जो भी ये देशांतर होंगे वो पूर्वी देशांतर होंगे, इधर जो भी होंगे वो पश्चिमी देशांतर होंगे। ठीक है, और ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, प्राइम मेडियन बोला जाता है जिसको। ठीक है, उसके बाद आप इसमें देखिए, इसमें यहाँ जो लाइन जा रही है ना वो यहाँ से कुछ ऐसी दिखती है, एक साइड से। ठीक है, पृथ्वी के एक साइड से इसको दिखाया गया है। इसमें देखिए, ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, याम्योत्तर, ये हमारी याम्योत्तर है, और ये हमारी है विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसी तरह इनको जो है रखा जाता है, और ये ऐसे ही दिखाई देती हैं कुछ। ये भी एक काल्पनिक रेखा है, इसको हम प्रमुख याम्योत्तर बोलते हैं, और इसका मान 0 डिग्री है बिल्कुल देशांतर। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। हमने आपको वो मैप दिखाया था, उसमें वो 0 डिग्री यहाँ से जा रही थी, इधर भी 180 डिग्री तक होंगे, इधर भी 180 डिग्री तक होंगे। प्रमुख याम्योत्तर और 180 डिग्री मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। कैसे? ऐसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये तो हो गई, ये तो होगी हमारा प्रमुख याम्योत्तर। इसके पीछे वाली साइड होगा 180 डिग्री याम्योत्तर, और ये दोनों मिलकर हमारी पृथ्वी को बिल्कुल आधा आधा बांट देंगी। जैसे उसने ऐसे आधा आधा बांटा था ना, तो ये भी ऐसे करके आगे वाली साइड तो ये हो जाएगी, पीछे वाली साइड वो 180 डिग्री हो जाएगी, तो दोनों को आधा आधा बांट देगी। 180 डिग्री मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। कैसे? आगे ये, पीछे वो हो जाएगी। इधर तो हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, इधर हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, इधर हो गए 180 डिग्री पूर्व, इधर होंगे 180 डिग्री पश्चिम। इसलिए किसी स्थान के आगे पूर्व या पश्चिम अक्षर के आगे पूर्व के लिए पू और पश्चिम के लिए प लिखा जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एक ही याम्योत्तर रेखा पर स्थित है। 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम जो है ना वो एक ही लाइन है असल में। अगर हम मैप को ऐसे देखें, यहाँ पे हमने 0 डिग्री देखा, तो यहाँ पे जो 180 डिग्री होगी और यहाँ पे जो 180 डिग्री होगी ना, उसको अगर हम पृथ्वी को मिलाकर देखेंगे तो ये दोनों सेम है। ठीक है, जब हम इसको पूर्व से गणना करते हैं इसकी, तो पूर्व से गणना कर लेते हैं, जब हम इसको पश्चिम से देखते हैं तो इसकी पश्चिम में गणना कर लेते हैं, पर ये एक ही लाइन है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं देशांतरीय द्वारा ग्रिड को देखो। अब ये ग्रिड कुछ ऐसी बनती है, दिख रही है आपको? अगर आपको किसी स्थान का देशांतर का सही जानकारी हो तो आप ग्लोब पर उस स्थान का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर। अब देखिए, हमारी पृथ्वी थी कुछ ऐसी, ठीक है, अब इसमें 26 डिग्री उत्तर कहाँ से आएगा? ये हमारी 0 डिग्री लाइन देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तर में कहाँ आएगा? इधर वाली साइड। ठीक है, अभी हम एक जगह का पता लगाते हैं। इसमें उत्तरी में तो पहले उत्तर आ जाएगा, फिर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, पहले पूर्व कौन सा होगा? इस लाइन के अकॉर्डिंग ये होगा पूर्व। ठीक है, मतलब पहले इस वाले एरिया में हमें वो जगह मिलेगी हमारी। अगर हम इसको इस तरीके से मैप में देखेंगे तो ये वाली जगह जो होगी ये तो हमारा पूर्व हो जाएगा, और ये हो जाएगा उत्तर। यहाँ पे वो जगह हमें हमारी मिलेगी। इसमें अब हम थोड़ी लाइंस बना के इसको देख लेते हैं। 26 डिग्री, मान लीजिए यहाँ पे 26 डिग्री होगा और यहाँ पे 90 डिग्री लाइन जारी होगी, तो मतलब यहाँ वो जगह होगी, ये हमारा होगा असम का धुबरी। इसी तरह से हम अलग अलग स्थानों का पता लगा सकते हैं, इसी तरह से हम विभिन्न स्थानों का पता लगा सकते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ आपको एक विधि दी गई है कि आप कैसे समझ सकते हैं। अलग अलग, मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर और क्षैतिज रेखाओं को व्यक्त करती हैं, इस तरीके से विधि दी गई है। और ये हमारा एक मैप दिया गया है वह विश्व का। अब हम देखते हैं देशांतर व समय। देशांतरों से समय कैसे ज्ञात किया जाता है? हमने वो लाइंस तो बना ली है ना, अब उसे समान हम अपना टाइम कैसे देखेंगे? समय को मापने का अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, तो स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। मतलब हम सुबह और शाम का टाइम देख के बिल्कुल अच्छा समय निर्धारण कर सकते हैं। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। जो स्थानीय लोग होते हैं, गांवों के लोग ऐसे करते हैं कि अभी सूरज बिल्कुल सिर पे चमक रहा है, मतलब दोपहर होगी, अभी शाम को सूरज ढलने लगा है, और अभी यहाँ पे है तो ये टाइम होगा, यहाँ पे है तो ये टाइम होगा, यहाँ पे है तो ये टाइम होगा। स्थानीय लोग ऐसे सूरज को देख के ही अपने समय का पता लगा लेते हैं। जो दोपहर में सबसे छोटी परछाई होती है तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लंबी परछाई होती है। परछाई दोपहर के समय छोटी कैसे बनती है? मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे सूरज है, तो यहाँ से लाइट पड़ेगी ना, तो परछाई बिल्कुल दिखेगी ही नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी बनेगी। लेकिन वही अगर यहाँ पे सूरज है और आप यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से लाइट आएगी और यहाँ पे आपकी परछाई बनेगी। ठीक है,
इस तरह से परछाइयों से वो समय का पता लगा लेते हैं। ग्रीनविच पर स्थित, यहाँ पे ग्रीनिच लिखा हुआ है, ये गलत है, ग्रीनविच है वो। ग्रीनविच पर स्थित याम्योत्तर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर की स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर की होगी। इन लोगों ने ऐसे बोला है कि जो हमारी 0 डिग्री लाइन थी, पृथ्वी की जो 0 डिग्री लाइन थी, अगर सूरज बिल्कुल उसके ऊपर चमक रहा है, मतलब उसके बिल्कुल सीध में चमक रहा है, तो वहां पे दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे जो ग्रीनविच के पूर्व में है उस समय ग्रीनविच से आगे होगा। मतलब ये है इनका कि जो हमारी ये 0 डिग्री लाइन थी, इससे जो इधर वाली साइड है ना, उनमें जो है दिन पहले उगेगा, उनका टाइम आगे होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए उनका समय जो आगे होगा। और जो पश्चिम में है उनका समय होगा पीछे। समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। हम देखते हैं कि कौन सी विधि है जिससे समय की गणना करते हैं। 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। ऐसे है जो इसके ऊपर है वो 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। और 1 घंटे में 15 डिग्री, अर्थात 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। जो ये जो लाइंस थी हमारी पृथ्वी, इनमें 1 डिग्री में 4 मिनट घूम जाती है। इस प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं। यहाँ पे जब 12 बजे हुए होंगे, यहाँ पे जब 12 बज रहे होंगे ग्रीनविच पे, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में, यानी कि इधर क्या होगा, इधर मतलब टाइम आगे होगा। 15 चौके 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट यहाँ का समय आगे होगा। 1 घंटा, अगर यहाँ पे इधर बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे ना, तो फिर इधर अभी 1 ही बजेगा। इस तरह फर्क होता है। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा। जो ये हमारी ग्रीनविच लाइन थी, यहाँ से अगर 4 डिग्री आगे देखेंगे तो 1 घंटा, यहाँ पे अगर 15 डिग्री पूर्व में देखेंगे तो 1 घंटा होगा आगे। यानी कि अगर यहाँ पे 2 बज रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीनविच पे 1 ही बज रहा होगा। और वही अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे और भी पीछे होगा समय 1 घंटा इससे। यहाँ पे अभी 12 ही बज रहे होंगे। इस तरह समय होता है, इनका टाइम पीछे चलता है और हमारा टाइम आगे चलता है पूर्व वालों का। और हमारा देश जो है वो पूर्व में ही स्थित है, लेकिन पश्चिम में समय 1 घंटा पीछे होगा और वहां सुबह के 11 बजे होंगे। यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग देखे तो ग्रीनविच पर इन्होंने 12 बजाए हैं और यहाँ पे इन्होंने 11 बजाए हैं, और यहाँ इधर पूर्व में इन्होंने 1 बजाया है। इनके अकॉर्डिंग समय ये है। इस प्रकार ग्रीनविच पर जब दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। हमने आपको बताया था कि ये जो 0 डिग्री लाइन है, इसके यहाँ पे एक लाइन है जो एक ही लाइन है, पर इनको पूर्व के और पश्चिम के हिसाब से अलग अलग माना जाता है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे दिन के 12 बज रहे होंगे ना, तो यहाँ पे रात के 12 बजेंगे, क्योंकि फर्क होगा अक्षांशों और देशांतरों के हिसाब से। इस तरह से भी आप समय निकालना सीख गए होंगे कि जो हमारी 0 डिग्री लाइन से आगे होगा वो तो होगा वो तो होगा उनका समय आगे प्लस में, इनका समय होगा माइनस में, इसके समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस समय घड़ी के 12 बजते हैं। जब सूरज बिल्कुल हमारे सिर पर चमक रहा होता है ना, तब हम बोलते हैं कि 12 बज रहे हैं, बिल्कुल दोपहर हो चुकी है। घड़ी के भी उस समय 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। हमारे भारत में भी हम एक स्थानीय समय रखते हैं, उसी के अनुसार हमारे सभी का टाइम आता है। वरना देखो, हमारा यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, इधर है गुजरात, इनके समय में फर्क आना चाहिए ना, तो उसी के लिए हम अपना एक मानक समय, स्थानीय समय मानकर चलते हैं, मानक समय। इस तरीके से हर क्षेत्र का अपना अपना समय होता है, जो देशांतरों के स्थानों के हिसाब से जो बनाया जाता है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, मतलब ऐसी भी क्या जरूरत बन गई जो सबको वो 0 डिग्री वाला समय मानना पड़ा। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों में समय का अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। मतलब अगर ऐसे अलग अलग समय होगा, यहाँ 12 बज रहे होंगे, यहाँ 1 बज रहा होगा, यहाँ 11 ही बज रहे होंगे, है ना, तो उस हिसाब से जो ट्रेन यहाँ पे 2 बजे आएगी वो यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे तो वो फिर से 2 बजे आएगी, है ना। तो ट्रेन के लिए समय सारणी तैयार करना मुश्किल हो जाएगा। भारत में गुजरात के द्वारका से असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। यहाँ से यहाँ का समय 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, ठीक है। अगर यहाँ पे 12-15 हो रहे होंगे ना, यहाँ पे बहुत फर्क आएगा उसका।
इसलिए आवश्यक है कि किसी देश के मध्य से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर को उसका मानक समय मान लेना चाहिए। इसी तरह हमारे भारत वालों ने भी अपनी 82.5 डिग्री लाइन है जो उसको मानक समय माना है अपना, ताकि अब ये जो लाइन है ना, इसका समय यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा। ये इसलिए माना गया है ताकि क्षेत्रों के समय में अंतर ना आए और जो भी काम समय के अनुसार होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इस साम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री मानक साम्योत्तर है। इस साम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय, इसलिए भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। इसे हम भारतीय मानक समय कहते हैं। इसी तरह अलग अलग देशों का अपना अपना मानक समय होता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो रात्रि को नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच 2 बजे हो रहा है लंदन में। तो भारत के समय अनुसार तो मैच 7:30 बजे शुरू होगा, देर रात्रि को समाप्त होगा। इसी कारण भारत और इंग्लैंड के बीच में समय का यही अंतर है। ठीक है, इसमें इन्होंने पूछा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में क्या अंतर है समय का। इंग्लैंड जो है वो 0 डिग्री के बिल्कुल पास में स्थित है और हम जो हैं हम 82.5 डिग्री पर स्थित हैं। ठीक है, तो लगभग 5.5 घंटे का अंतर आएगा। तो जो मैच यहाँ पे शुरू होगा 2 बजे, तो वो हमारे यहाँ पे 5.5 घंटे जोड़ दीजिए, तो मतलब वो हमारा समय होगा 7:30 बजे। इस तरीके से अंतर आता है। भारत का ग्रीनविच 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। अभी हमने आपको बताया कि भारत का ग्रीनविच यहाँ पे स्थित है। यहाँ का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है, इसलिए जब लंदन में 2 ही बजे होंगे तो हमारे 7:30 बज जाएंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। देशांतरीय विस्तार कैसे? हमारा जो रूस है वो यहाँ से लेके पूरा ऐसे फैला हुआ है ना, कितना लंबा है। यहाँ का अगर समय मानेंगे ना तो उनको दिन और रात का अंतर हो जाएगा यहाँ के और यहाँ के समय में, इसलिए उन्होंने कई सारे मानक समय मान रखे हैं। जैसे एक ये मान लिया, एक ये मान लिया, एक ये मान लिया, एक ये मान लिया, इसी तरीके से, ताकि उनका जो समय अलग अलग ना हो। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को माना गया है और पृथ्वी के एक एक घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र 15 डिग्री क्षेत्र को घेरता है। ये हमारा रूस है, कुछ इस तरीके से ऐसे लंबा है रूस पूरा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में रूस पूरा लंबा है इस तरीके से। वहां पे उन्होंने बहुत सारे 11 मानक समयों को मान रखा है। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत लंबा है और हमारे तो 2 ही घंटे का अंतर आ रहा था पूर्व और पश्चिम में, इनके तो दिन और रात का अंतर आ जाएगा पूर्व और पश्चिम में। इसी कारण से, इसी कारण हर देश अपने अपने समय के अनुसार अपना समय निर्धारित करता है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसमें हम ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रमुख याम्योत्तर का मान है 0 डिग्री। ठीक है, अगर इन्होंने अक्षांश रेखा पूछा होता तो वो अलग था, लेकिन इन्होंने याम्योत्तर पूछा है, यानी कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों के निकट। हमने देखा था ना कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुवव्रत और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुवव्रत में उपोष्ण कटिबंध, और यहाँ पे ध्रुवों की तरफ शीत कटिबंध पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या क्या है? देशांतरों की कुल संख्या है 360। कैसे? 180 इधर और 180 डिग्री इधर। 180 और 180 कितने होते हैं? 360। ठीक है, उत्तरी ध्रुव व्रत स्थित है। उत्तरी ध्रुव व्रत कहाँ होगा? उत्तरी ध्रुव व्रत होगा उत्तरी गोलार्ध में। और सॉरी, दक्षिणी ध्रुव व्रत पूछा इन्होंने, दक्षिणी ध्रुव व्रत होगा दक्षिणी गोलार्ध में। ये 0 डिग्री लाइन है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो दक्षिणी ध्रुव व्रत हमने यहाँ देखा था। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों और देशांतरों का। हमने देखा था ना कि ऐसे तो देशांतर रेखाएं बनाई जाती हैं और ये अक्षांश रेखाएं बनाई जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रिड। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री है। 0 डिग्री याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर या ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है, ग्रीनविच। और देशांतरों के बीच की दूरी है वो ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वहां घटती जाती है, तो यहाँ आ जाएगा ध्रुवों की तरफ। उत्तरी ध्रुव व्रत, उत्तरी ध्रुव व्रत कौन से गोलार्ध में होगा? ये है उत्तरी ध्रुव व्रत, तो उत्तरी गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें हमने समय निकालना सीखा, भारत के ताप और विश्व के ताप कटिबंध के बारे में जाना, और अलग अलग अक्षांशीय और देशांतरीय लाइनों के बारे में जाना।
हमने पृथ्वी के ग्रिड के बारे में समझा, जिसके अनुसार हम समय का और स्थानों का पता लगा सकते हैं। उसके बाद हमने असम का भी पता लगा के देखा कि असम का जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है। थैंक यू सो मच।